नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। वैसे सीधे जुड़ लेते हैं पटना में अभिषेक तिवारी जी के साथ और फिर कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे, उन विषयों को सामने लेकर के आते हैं। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है आपका। हाँ, अब ऐड हूँ। मुझे लगा जी, ऐडेड जी, नहीं हूँ। जी, जी, बहुत बिल्कुल, बहुत-बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद सर। ओमकार सर, आपको प्रणाम, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। ये बताइए साहब, ये देश में ये जो पश्चिम बंगाल में आज जलपाईगुड़ी में ट्रेन हादसा हुआ है, ये देश का पहला ट्रेन हादसा है क्या? इससे पहले कभी नहीं हुआ? ममता बनर्जी भी रेल मंत्री रही, लालू यादव भी रेल मंत्री रहे, टीएमसी रेल मंत्री का इस्तीफा मांग रही है और लालू यादव ने भी बयान दाग दिया है। ये हर चीज पर, हर हादसे पर रेल मंत्री का सीधे इस्तीफा मांगेंगे। रेल मंत्री उस गाड़ी को चला रहे थे क्या? ओमकार सर, आश्चर्य है मुझे कि अभी तक इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा क्यों नहीं माँगा? क्योंकि इनको लगा था 99 सीट आने के बाद सरकार बन जाती है टेक्निकली, लेकिन उसके 6-8 दिनों बाद रियलाइज़ हुआ कि आवर सेलिब्रेशन वाज़ एक्चुअली फेक। वो तो झूठा था। सरकार तो इन्हीं की बन रही है किसी भी हाल में। पहले इनको लगा कि नीतीश और नायडू निकल जाएँगे तो फिर हम सरकार फिर भी बना लेंगे। लेकिन समय जैसे-जैसे व्यतीत हुआ इन्हें एहसास हुआ कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ये सरकार तो 5 साल चलने जा रही है। अब रही बात रेल हादसे की। देखिए सर, टेक्निकली देखें तो पिछले 1 साल से ही रेल हादसे बढ़े हैं। बीच में तो रेल हादसे 4-5 साल के लिए गायब हो गए थे। ऐसा लगने लगा था कि भाई इस देश में कुछ अलग ही हम देख रहे हैं। क्योंकि रेल हादसे ना हो ऐसा होता हुआ कम ही दिखा था। लेकिन वैष्णव जी ने जब से अपग्रेडेशन का काम शुरू किया है, रेलवे में कई घाघ लोग बैठे हुए हैं, ठेकेदार लोग, जिनको ये बर्दाश्त के बाहर है। वो अपना धंधा पानी गिरते हुए देख रहे हैं। दूसरी बात, अ, ये रेल हादसा है या इसमें कोई प्लान है? क्योंकि पिछले 1 साल से ये लगातार हो रहा है। और आप देखेंगे ध्यान से, ये दूसरा बड़ा हादसा है जो वेस्ट बंगाल के बॉर्डर एरिया के पास हुआ है। वी शुड नॉट सरप्राइज कि इसमें अगर कुछ टेरर एंगल निकल जाए, क्योंकि जिस प्रकार से फुल प्रूफ गाड़ियां चल रही, देखिए मैं मोस्टली फ्लाइट अवॉइड करता हूं जब मुझे पटना टू दिल्ली आना होता है, और इस रूट से अधिक गाड़ियां किसी रूट में नहीं चलती सर। पर पिछले 10 साल में मोदी सरकार के रीजन में सिर्फ एक बार गाड़ी ट्रैक से उतरी है इस रीजन में। यानी समस्या कुछ और हो सकता है। अश्विनी वैष्णव जिस प्रकार से रेलवे का मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, बहुत लोगों को पसंद नहीं आ रहा। एक लॉबी है, ये आप मान के चलिए। और मुझे इस रेल हादसे में कोई सीधा-सीधा सिर्फ फॉल्ट लाइन नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन अभी ज़्यादा डिटेल्स जब छन के आएँगी तो हम और डिस्कशन करेंगे इस पे कि क्या है, किसकी गलती है, क्या ओवर लोड हो रहा है चीज़ें बहुत, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि एम्प्लॉइज़ अचानक से कम हो गए हैं। पर मैं नहीं मानता कि रेलवे में एम्प्लॉइज़ की कमी है, पर फिर भी उनके भी तर्क को रखें तो वर्क आवर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया। तो वो देखना पड़ेगा कि ड्राइवर कितने देर से काम कर रहा था, कितने देर से गाड़ियाँ चल रही थी और ये कैसे हुआ। लेकिन अश्विनी वैष्णव जी का इस्तीफा माँगना कुछ वैसा ही है कि आप यहाँ पे पटना के कारगिल चौक पे कहते हैं कि भाई नेतन्याहू हाय हाय फिलिस्तीन के लिए आप इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, गाज़ा पे परेशानी हो रही है। तो ये सब चलता रहेगा, लेकिन इसका मूल उद्देश्य ये नहीं। अभी इतना माहौल बनाएँगे तो संसद भवन जब शुरू होगा, संसद का सत्र शुरू होगा, तब ये काम बाधित करेंगे। इनका मूल उद्देश्य ये है सर। जी। 99 सीट का आपने जिक्र किया कांग्रेस की। 99 सीट आने के बाद से कुछ ऐसा नहीं लगता है कि
हद से ज्यादा आसमान में उड़ रही है कांग्रेस। और अजीत भारती पर मुकदमा, इससे पहले रजत शर्मा को निशाना बनाया जाना, ये एक तरीके से एक बड़े वर्ग को, मीडिया, सोशल मीडिया पर सक्रिय वर्ग को एक धमकाने की चेष्टा है, डराने की चेष्टा है कि अगर ऐसे चर्चित लोगों को भी हम बुक कर सकते हैं तो स्पेयर कोई भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल है और हर तरह से है सर। इनका इनका विंग बहुत ताकतवर है। देखिए, अभी मैंने 8 मिनट का वीडियो ईवीएम को लेकर के, अब तक तो ध्रुव राठी, रवीश कुमार झूठ बोलते थे, लेकिन अब राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। इसको लेकर के मैंने 8 मिनट का एक वीडियो बनाया, मुझे येलो डॉलर मिल गया सर। मेरा वीडियो भी डिमोनेटाइज हुआ और उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, उसके व्यूज को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एक डर है। वो फेक न्यूज खुलेआम फैला रहे हैं और उसके व्यूज मिलियंस में जा रहे हैं। जिसने उनको सब्सक्राइब नहीं किया है, उसको भी उनके फीड में आ रहे हैं। वो जबरदस्ती आ रहे हैं और हमारे सब्सक्राइबर तक भी वीडियोस नहीं पहुंच रहे। ये एक जो अभी सोशल मीडिया है सर, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह एक्ट कर रही है कि तुम्हारे पास ऑप्शन ही क्या है। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी सरकार को कालांतर में, अभी तो समय है उनके पास, लेकिन इस पे सोचना होगा कि क्या इंडियन सोशल मीडिया को प्रमोट किया जाए। यूट्यूब भी जैसा है वो इंडिया का ही होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको रेगुलर ये करे, एड से लेकर के सब कुछ, सारा रेवेन्यू मॉडल वो देखे। सरकारी यूट्यूब की जगह भारत ट्यूब हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये करना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भारत के 2024 के इलेक्शन में जिस प्रकार से इन्होंने भारत के इलेक्शन को प्रभावित करने में एक बड़ी भूमिका निभाई है, ये लोग समझ रहे हैं डर नरेंद्र मोदी जी का। अभी आप देखिए, ये तिब्बत को लेकर के जिस प्रकार के नरेंद्र मोदी जी ने स्टैंड बदले हैं, जो पिछले भारत 70 साल में ना कर सका, कि पीओके की बात कहां कर रहे हो, तो अब पीओके की बात तो होगी होगी, वो तो अलग बात है, वो तो हमारा ही है। अब तो तिब्बत भी हमारा है, अब तो तिब्बत भी हमारा है। चीन बौखलाया हुआ है, बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। वहां मेलोनी ने इसलिए नहीं बुलाया है मोदी जी को कि G7 में कुछ काम था। इंडियन यूरोपियन जो कॉरिडोर बन रहा है, जो कि सीपैक का काउंटर कर लिया और सीपैक से इटली बाहर निकल गई, अब उसको बड़े स्तर पे अंजाम देने का प्रयास है। चीन के की बौखलाहट समझिए सर। और जब चीन बौखलाएगा तो यहां जो बैठे हुए उनके चमचे, जिनको फंडिंग मिलती है सर, वो बोलेगा ना, अरे खाली फंडिंगे लोगे कि कुछ बनाओगे, कुछ झूठी खबर निकालोगे। तो आपने सुना कि आपने कितने दशक से सर पत्रकारिता की है? पिछले 4 दशक से, मुझे लग रहा है 3-4 दशक से आप पत्रकारिता कर रहे हैं। आपने ईवीएम के सामने जब पहली बार लॉन्च हुआ होगा तब से लेकर के आज तक लगातार ईवीएम की वोटिंग प्रणाली सब कुछ देखी है। सर ये बताइए, जब ईवीएम पहली बार बना था, एचएएल ने जब भेल ने बनाया था, तो उसमें कुछ था टेलीफोन का केबल लगाने का, मोबाइल का जन्म नहीं हुआ था, इंफ्रारेड 10 साल बाद पैदा हुआ ईवीएम के, ब्लूटूथ 20 साल बाद पैदा हुआ, एक्सटर्नल कनेक्शन कोई है नहीं। कैसे कैसे हो जाएगा हैक? मतलब फ्यूचर देख लिया था क्या भेल ने कि भाई भविष्य में ब्लूटूथ नाम का एक जीव जंतु आएगा, उसके लिए एक पोर्ट दे देता हूं, एक ब्लूटूथ डिवाइस लगा देता हूं। और ये खबर देखिए, ओटीपी वाला खबर किस प्रकार से मिड डे फेक न्यूज फैलाता है, उसको राहुल गांधी कोट करते हैं। और आज जब माफी मांगी है, छोटे से, बिना क्लैरिफिकेशन लिख करके, बिना किसी टाइटल के, 4 लाइन में अखबार के निचले हिस्से में, जहां पर आपकी नजर कभी नहीं पड़ती क्योंकि आप पढ़ते नहीं वो हिस्सा, वहां पर किया। तो ये क्यों है? ये सब इसी वजह से है क्योंकि नरेंद्र मोदी को चाहते तो थे ये कमजोर बने, लेकिन वो हुए नहीं। और नशा उतरा तो पता चला सरकार अभी भी उन्हीं की है, प्रधानमंत्री अभी भी वही है। सेंट्रल हॉल में नरेंद्र मोदी ने जब उद्बोधन किया तो ये पूछा कि
ईवीएम जिंदा है या मर गया है, क्योंकि जिस दिन नतीजे आए थे उस दिन शाम को ये जी। चारों, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी, हाँ। चारों वी का एक साइन बना करके मुस्कुराते हुए देखे गए थे, और इन्होंने और दूसरे विपक्षी दलों ने किसी ने भी ईवीएम की चर्चा तक नहीं की। यानी ये बल्ले बल्ले थे, और इनको लग रहा था कि अरे हम तो लगभग दोगुनी सीट लेकर के आ गए, तो ईवीएम की बुराई किस मुंह से करें। और उसके बाद उद्धव ठाकरे का एक बाइट आता है मुंबई से, जिसमें वो कह रहे हैं कि कल हम लोगों की मीटिंग है और वहां हम अपना प्रधानमंत्री चुनेंगे, ठीक है। प्रधानमंत्री पद का चेहरा चुनेंगे। वो भी आते हैं, दूसरे लोग भी आते हैं, लेकिन इनको समझ में आ जाता है कि जिनसे ये उम्मीदें कर रहे थे कि नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू हमारे खेमे में आ जाएंगे और उसके बाद कुछ और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ही तो जुगाड़ करना है, और हम भारतीय जनता पार्टी का रास्ता उसी तरीके से रोक देंगे जैसा कर्नाटक में रोका था, जैसे महाराष्ट्र में रोका था। लेकिन वो हुआ नहीं, इनका सपना टूट गया। और उसके बाद ये अपना सिर खुजाने लगे। इनको सोच समझ में नहीं आया कि जब नरेंद्र मोदी शपथ ले ही रहे हैं 9 तारीख को, तो अब क्या करें। अब तो तीसरी बार उनकी सरकार बन ही रही है, हम तो रोक ही नहीं पा रहे हैं इनको। उसके बाद फिर से ये ईवीएम का गुब्बारा फुलाना शुरू किया, और वो भी एक फेक न्यूज के आधार पर। इन्हीं के मुकदमे लड़ते रहे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। कपिल सिब्बल ने कह दिया कि नहीं, ये ईवीएम का मसला ही नहीं है जो खबर छपी है, ये तो पोस्टल बैलेट को लेकर के चीजें हैं। और चुनाव आयोग की अधिकारी ने आकर के कह दिया कि ओटीपी से कोई नाता ही नहीं है ईवीएम मशीन का। तो ये फूलने से पहले ही गुब्बारा फूटा है इस बार इनका। देखिए सर, मैं आपको इसलिए कुछ बात बताता हूँ। जी, जी। ये समझिए कंट्रोल यूनिट है, ये सेंट्रल यूनिट है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। लेकिन यहां पर इंफ्रारेड से लेकर के ब्लूटूथ किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करने का कोई प्रावधान नहीं है। ईवीएम को लेकर के जो लोग कंफ्यूज हैं उनको मैं बताऊं कि ईवीएम एक कंट्रोल यूनिट होती है जो वोटिंग के साथ जुड़ी होती है, मशीन के साथ, और एक वीवीपैट के साथ। 25% उसके भी मत मिलाए जाते हैं। लेकिन इन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मॉक पोल होता है। ईवीएम हैक है या नहीं वो वही साबित हो जाता है कि मॉक पोलिंग में सभी पार्टी के प्रतिनिधि होते हैं, आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, जो जो वहां से उस सीट से चुनाव लड़ रहे, निर्दलीय जितने लोग लड़ रहे हैं, उनको कहा जाता है कि आप लोग जाइए ईवीएम में 5-5 वोट, 6-6 वोट जितना देना है दे के आइए और कागज पर वहीं पर लिख के आइए। सामने चूंकि वोटिंग है तो वहां तो कुछ हो नहीं सकता, तो वो लोग 5-5 वोट सबका दे के आते हैं, विषम नंबर तो नहीं, सम नंबर में। तो उसके बाद उनको दिखाया जाता है स्क्रीन पर कि ये रहा रिजल्ट, ईवीएम ठीक है, बोला हाँ ठीक है, सब पेपर पे साइन करते हैं। उसके बाद वोटिंग शुरू होती है। एक सीरियल नंबर से, यह सब आज मैंने एक्सप्लेन किया, एक सीरियल नंबर से उसको सील किया जाता है और फिर कंट्रोल रूम में भेज दिया जाता है। वही सीरियल नंबर सामने होता है तभी खुलता है, वो सीरियल नंबर सभी पार्टी। तो आप ये कहना चाहते हैं कि इस देश के चुनाव आयोग में लगे हुए लाखों, क्योंकि ड्यूटी पड़ती है लोगों की, लाखों लोग जो कि भारतीय मतदाता भी हैं और अलग अलग पार्टी और मत के समर्थक हैं, वो सब बेईमान हो गए हैं। अपनी पार्टी के, जो आपकी पार्टी के प्रतिनिधि हैं, वो भी बिक गए हैं। तब तो बात ही समाप्त हो जाती है यहां पर सर। लेकिन डेंजरस ये नहीं है सर, डेंजरस ये है कि अब तक तो राहुल गांधी, सुप्रिया सेनेत या उनकी आईटी सेल फेक न्यूज फैलाती थी। अब इस देश का प्रतिष्ठित अखबार जिसका नाम मिड डे है, भले ही वो दोपहर में नहीं आता, लेकिन सुबह सुबह झूठ फैलाने लगता है और उस झूठ को फिर से राहुल गांधी जैसे लोग ट्वीट करते हैं और कोई कार्रवाई नहीं है सर। बहुत गंभीर बात है सर। देखिए, आज मोदी जी हैं, कल नहीं रहेंगे। चुनाव आयोग कल भी था, आज भी है और परसों भी रहेगा। चुनाव आयोग जैसी निष्पक्ष संस्थान पर, स्वायत्त संस्थान पर इस प्रकार के लगातार हमले, क्योंकि आप चुनाव हार रहे हैं,
ये सिर्फ घटिया और नीचता नहीं है, पता है सर ये क्या तैयारी है? ये सिविल वार कराने की तैयारी है। क्योंकि ये समझ चुके हैं कि किसी भी प्रकार से ये चुनाव नहीं जीत पाएंगे, और जब चुनाव नहीं जीत पाएंगे तो लोगों का ब्रेन वॉश करो झूठ के सहारे, क्योंकि जब ब्रेन वॉश हो जाएगा तो ये लोग जॉम्बी बन जाएंगे और तब हम अटैक कराएंगे। इनके पास अंतिम रास्ता यही नजर आ रहा है कि लोगों को इतना भड़का दो कि लोग सड़क पर उतर जाए, प्रोटेस्ट करें और चुनाव ना होने दे। और एक बार बैलेट से चुनाव हो जाएगा फिर तो हम लोग गुंडई में माहिर हैं, फिर तो हम लोग बूथ लूटने के एक्सपर्ट है, कोई आज का नया तो है नहीं। इसी बूथ को लूट 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 के तो हम यहां तक पहुंचे हैं। सारे गुंडों को राजनीति में हम इसीलिए तो लेके आए थे। तो बूथों के जितने लुटेरे हैं, गुंडे हैं, उनके आगे हमारी आपकी हैसियत क्या है? हमको वोट ही नहीं देने दिया जाएगा। आप देख लीजिए बंगाल में क्या चल रहा है। तो टीएमसी वाला मॉडल पूरे देश में अपनाने का प्रयास है, इसीलिए चुनाव आयोग पर यह दबाव डाला जा रहा है। अब करना क्या चाहिए? कल इस पूरे मुद्दे पर जिसने जिसने एफआईआर किया है, फेक न्यूज फैलाया है, उन पर यूएपीए के तहत एफआईआर। बोलो या तो साबित करो कि कैसे हैक होता है, कैसे मोबाइल कनेक्ट होता है, और अगर नहीं कर पाए तो आजीवन, जिन जिन नेताओं ने बोला है ये आजीवन चुनाव नहीं लड़ सकते, किसी भी चुनाव में प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, फिर देखिए इनकी कैसे फटती है। नहीं, मेरे कुछ सवाल हैं इन लोगों से और इन लोगों को इस बात के जवाब देने चाहिए। जी। पहला सवाल तो ये है कि अगर वाकई ईवीएम हैक होता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका पूरा तंत्र ईवीएम हैक करके ही 2 बार से प्रधानमंत्री रहे और तीसरी बार बने हैं, तो इस बार 240 पर क्यों अटक गए वो? ईवीएम हैक होता तो 272 तो पार करवा ही लेते। नंबर 2, उत्तर प्रदेश में वो समाजवादी पार्टी से छोटी पार्टी अपने आप को क्यों करेंगे ईवीएम हैक करने के बाद भी? और समाजवादी पार्टी को तो 37 सीटें दे देंगे, खुद 33 सीटें ले लेंगे और जिस कांग्रेस का एक भी सीट ना आने की संभावना थी उसको 6 दे देंगे। इसके अलावा खुद तो रायबरेली में राहुल गांधी की लीड जो है वो 3,90,000 कर देंगे और नरेंद्र मोदी खुद की सीट पर 1,52,513 वोटों से ही जीतेंगे। ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? नरेंद्र मोदी को अगर वो ईवीएम हैक से ही सरकार बना रहे थे, तो वो राहुल गांधी की जो जीत है, वो 3,90,000 की क्यों कराते? देखिए सर, भारत में एक संहिता, दंड संहिता भी है। कुछ लोग इतने उत्पाती हो गए हैं कि अब उनके अंदर अब भय नहीं है। तो भय कैसे पैदा किया जाएगा? भय वही है कि साबित करो कहां कहां हैक हुआ है। एक खबर आपको याद होगा, जयराम रमेश ने कहा था 150 डीएम को, जयराम रमेश ने कहा था या किसी कांग्रेस ने कहा था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, शायद संभवतः जयराम रमेश नहीं कहा था जयराम रमेश ने ही कहा था कि अमित शाह ने 150 डीएम को ईवीएम हैक करने के लिए फोन किए। एक डीएम का ये आदमी नंबर ना दे सके। तो इन सब का कुछ नहीं करना, साबित करो, वरना आजीवन तुम्हें चुनाव नहीं लड़ पाओगे। क्योंकि अगर इस प्रकार से स्वायत्त संस्थानों पर उलूल जुलूल कोई भी प्रश्न पूछ नहीं सकते ना। अभिव्यक्ति की आजादी आपकी है उतनी, जहां तक आपकी जो है अभिव्यक्ति की आजादी मेरे नाक तक ना पहुंचे। मेरे नाक तक पहुंचेगी तो वहां से अभिव्यक्ति की आजादी मेरी शुरू होती है। इस देश में दंगा कराने का यह सब सुनियोजित प्लान है। जी। एलन मस्क ने जो कुछ कहा वो अमेरिका के चुनाव के बारे में कहा था कि भाई वहां पर चूंकि इंटरनेट से जुड़ता है, ब्लूटूथ से जुड़ता है, तो वहां का जो ईवीएम है वो विश्वसनीय नहीं है। इन्होंने भारत के संदर्भ में एलन मस्क को जम करके भुनाया और गलत तरीके से सोशल मीडिया पर दे ट्वीट और उसको एक ऐसा रंग दे दिया कि जैसे एलन मस्क जो है वो भारत के ईवीएम की बात कर रहे हैं। ऐसा है सर कि
एलन मस्क को भारत के चुनाव आयोग ने कहा है और जयपुर डायलॉग से संजय दीक्षित सर ने 1 मिलियन का भी चैलेंज दिया है। बोला ठीक है, $1 मिलियन का चैलेंज दिया है। तो किसी ने कमेंट में ये भी कहा कि एलन मस्क को हार भी जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा? तो संजय सर ने कहा मेरे लिए तो फ़र्क पड़ता है ना। तो एलन मस्क के पास तो पूरी आईटी टीम है, वो आएँ और अपने लोगों को भारत के चुनाव आयोग के ऑफिस में भेजें और हैक करके बता दें। ये तो ओपन चैलेंज है। लेकिन बकैती सब करेंगे। पिछली बार जब चुनाव आयोग ने बुलाया था किसी पार्टी ने किसी को भेजा नहीं, औकात नहीं हुई थी किसी को। ये लगातार झूठ फैला रहे हैं। इसलिए अब सजा का प्रावधान होना चाहिए। बिना सजा के क्या है ना, बिना भय के इनको प्रीति-वीति होने वाली नहीं। इनको बेल्ट ट्रीटमेंट की ही आवश्यकता है। शेयर मार्केट को लेकर के राहुल गांधी ने चुनाव परिणाम आने और शपथ ग्रहण के तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली थी और अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर गंभीर किस्म के आरोप लगाए। ये अलग बात है कि बाद में शेयर मार्केट जो है वो उससे भी ऊपर पहुंच गया जब ये शुरू के दिन पहुंचा था, मतलब एग्जिट पोल आने के बाद पहुंचा था। नतीजे आने के बाद एक बार डाउन आया लेकिन उसके बाद फिर ऊपर चला गया। शेयर मार्केट को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की जल्दबाजी दिखाना, ईवीएम को लेकर के उल-जुलूल बयानबाजी करना और नीट की परीक्षा को लेकर के, पेपर आउट होने को लेकर के जिस तरीके से पूरा एक नियोजित तरीके से अभियान चलवाया जा रहा है, बच्चों के हाथों में प्ले कार्ड थमा करके उनको सड़कों पर उतारा जा रहा है, मीडिया में भी कुछ चैनलों के द्वारा नियोजित तरीके से उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। आपको नहीं लगता कि ये पार्लियामेंट को बाधित करने और अभी से पेशबंदी करने की एक पूरी रिहर्सल की जा रही है? देखिए, नीट पर तो कई कमियां हैं जिसको लेकर के हमने पहले भी बात की है और मैं लगातार नीट को लेकर के स्टूडेंट्स के साथ खड़ा रहा हूं। लेकिन जो दूसरा प्रश्न है वो आपका ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या इनकी प्लानिंग क्या है। देखिए, सदन को नहीं चलने दे सकते क्योंकि मोदी जी ने पहले ही कहा है कि अगले 100 दिन में सरकार दिखा देगी कि वो क्या करने वाली है। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म को लेकर के कानून और नियम आने वाले हैं। इसके बाद यूट्यूब से लेके सबको दिक्कत होगी। अब तक तो बेतहाशा ध्रुव राठी और इन सब के फेक न्यूज़ को लगातार प्रमोट किया और हम जैसे लोगों को आज देखिए, जैसे ही मैंने सिर्फ 8 मिनट का वीडियो बनाया सर। एडिटर से एडिट कराया, ग्रीन कैमरे पे शूट कराया, एक-एक पॉइंट्स रखे ईवीएम को लेकर के। उस पूरे वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको लेकर के आप येलो डॉलर दे सकते हैं। अलग-अलग ढंग से अलग-अलग टाइटल चेंज करके भी मैंने अपलोड करने का प्रयास किया। सब पे अपलोड होते हैं येलो डॉलर। इतना जबरदस्त कैसे हो सकता है कुछ सर? तो कहने का तात्पर्य यही है कि अब जो चीज़ चल रहा है इस देश में, वो एक नया कॉलोनियल सिस्टम बनाने का प्रयास किया जा रहा है थ्रू ये जो जितने डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स के नेटवर्क हैं, चाहे वो फेसबुक हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स हो या फिर इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, ये सब बायस्ड हैं और ये भारत के चुनाव को डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रभावित करने का लगातार प्रयास कर रहा है। इसलिए अब आवश्यक है कि सरकार कड़ी कार्रवाई करे और सदन जो बाधित करे इस बार उसको सीधा सस्पेंड करे पूरे साल के लिए। क्या उखाड़ लोगे? सस्पेंड कर ही देंगे तो क्या उखाड़ लोगे? जाओ बाहर लेके प्रोटेस्ट करो, फिर आओगे प्रोटेस्ट करने, फिर सदन नहीं चलने दोगे, फिर सस्पेंड करेंगे। ऐसे ही 5 साल सरकार चलाइए और बिल पे बिल पारित कीजिए। स्पीकर को लेकर के राजनीति शुरू हो चुकी है। संजय राउत बयान दे रहे थे कि हमने सुना है टीडीपी ने स्पीकर के पद पर दावेदारी की है। अगर वो आगे बढ़ते हैं तो हम अपने इंडिया अलायंस में चर्चा करेंगे और उनके प्रत्याशी को समर्थन देंगे। यानी शेख चिल्ली के हसीन सपने कि टीडीपी अगर किसी तरीके से टूट जाए, चंद्रबाबू नायडू ही टूट जाए, कुछ मोदी सरकार के जितने सहयोगी दल हैं उनमें एक मतभेद पैदा किया जाए किसी ना किसी मुद्दे पर, तो
कम से कम भड़काया जाए, उकसाया जाए। क्या इन्होंने चंद्रबाबू नायडू को दूध पीता बच्चा समझ लिया है? इन हिंदू द्रोहियों को समझ में नहीं आ रहा है चंद्रबाबू नायडू के कैबिनेट की पहली चीज क्या हुई, और तिरुपति बालाजी पर जिस प्रकार से स्टैंड लिया। ये तो बीजेपी से पहले वो खुल के उन हिंदुत्व कार्ड खेल रहे, फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि चीजें कहां जा रही है। एक ही चीज हो सकता है, बीजेपी और टीडीपी का अलायंस जो है ना, बीजेपी और टीडीपी के वजह से नहीं, पवन कल्याण के वजह से है। और जब वो डिप्टी सीएम बने थे तो वहां पर हिंदुत्व का क्या जलवा था स्टेज पर, किस प्रकार से सभी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के बड़े हिंदुत्ववादी सितारे वहां पर थे, और कैसे मोदी जी का हाथ पकड़ के चंद्रबाबू नायडू रजनीकांत से मिलवाने लेके गया। आप सबको क्या लगता है इसका कोई प्रभाव नहीं है क्या? लेकिन हाँ, फिर वही बात कि जब वास्तविकता पता चली कि अरे हम तो 99 पे ही हैं और सब मिला के भी 232 हो रहे हैं, सरकार तो 272 पे बनती है, तब इनको एहसास हुआ कि हमको तो 5 साल बैठना ही है विपक्ष में। तो अब जब 5 साल भी बैठना है विपक्ष में, तो वही बात है कि फिर हम चिल्लाएंगे, फिर बदमाशी करेंगे, क्योंकि यही हमारी पहचान है, यही हमारी आइडेंटिटी है। हम लोग गुंडे लोग हैं, हम लोग गुंडई करेंगे। तो अब मोदी जी को ये देखना है कि गुंडों का ट्रीटमेंट कैसे करना है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, जुड़ने के लिए, ओशियन नेटवर्क के लिए समय निकालने के लिए और कई मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद सर। आपका। धन्यवाद सर। जय श्री राम। जय श्री राम।